प्रभात बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 6 समास के बारे में समझाया था बच्चों। उसके प्रश्नों के उत्तर बताए थे। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 3 के पाठ 8 शाम एक किसान के बारे में बताने जा रही हूँ। शाम एक किसान ये एक कविता है जिसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। बच्चों, इसमें कवि ने जाड़े की शाम के दृश्य की तुलना एक किसान से की है। बच्चों, ये किसान दिखाई पड़ रहा है तो इस किसान से की है। इसमें प्राकृतिक वस्तुओं का सुंदर मानवीकरण किया गया है। यानी किसान को जो है किसान ये एक पहाड़ है और पहाड़ को एक किसान के रूप में दिखाया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं उनको मनुष्य के समान कार्य करते हुए दिखाया गया है। रूपक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। बच्चों, आजकल जैसे हम देखते हैं कि प्रकृति के नज़ारे हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। आप जब बारिश का मौसम है और आप लोग क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जो हैं वो बादलों के रूप में हमें दिखाई देती हैं। कभी कभी आप आकाश में देखिए तो आपको बादल जो हैं घोड़े की आकृति में, कभी कोई स्त्री की आकृति में या कभी कोई अन्य आकृति में दिखाई देंगे। उसी प्रकार कवि ने यहाँ शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन जो है वो एक किसान के रूप में किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ जो है वो क्या है, बैठे हुए किसान के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पहाड़ जो है वो किसान, पहाड़ की जगह किसान ही बैठा हो। तो पहाड़ किसान के रूप में दिखाई दे रहा है और वो सर पर क्या बांधे हुए, साफा बांधे हुए। साफा कैसा है, बादल रूपी है ना, ऊपर बादल है और वो ऐसा लग रहा है कि किसान के जो है सिर पर साफा यानी पगड़ी बंधी हो। तथा वो क्या कर रहा है, सूरज रूपी चिलम, ये सूरज है और उस चिलम को जो है ये किसान पी रहा है। और पहाड़ के नीचे आप लोगों ने देखा, जब भी आप सीनरी बनाते हैं तो उसमें नदी ऐसे पहाड़ के पास से निकलती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये नदी जो है वो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कि जो किसान है उसके घुटनों पर सफेद चादर पड़ी हुई हो। और शाम को सर्दी दूर करने के लिए जो है क्या करते हैं, अंगीठी जलाते हैं हम लोग। तो पलाश के फूल जो दूर हैं वो लाल लाल हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर अंगीठी जल रही हो, है ना। पलाश के लाल फूल किसी अंगीठी में जलती हुई आग से लग रहे हैं। और अंधकार जो ये देखिए नीचे थोड़ा भेड़ों का झुंड है, वो ऐसा लग रहा है अंधकार है, किसी भेड़ों के झुंड के समान लग रहा है, जो शाम को अपने घर लौट रहा है। क्योंकि शाम को जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे अंधेरा आता जाता है। तो अभी दूर दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे वो पूरा अंधेरा छा जाएगा। तभी क्या होता है, मोर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे लगता है किसान को किसी ने बुला लिया है और चिलम जो है वो उलट जाती है और अंधकार छा जाता है। बच्चों, अब मैं कविता का सस्वर वाचन करूँगी, फिर कविता की आप लोगों को भावार्थ बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। बच्चों, कविता जो है वो चूँकि
तुकांत नहीं है। तुकांत कविता वो कहलाती है जिसमें जो है, जैसे यहाँ पर बांध कर है तो यहाँ पर है खाकर, पढ़कर, सोकर, इस तरीके से जो शब्द आते हैं कविता के अंत के, उसे हम तुकांत कविता कहते हैं। तो वो कविता जो है पढ़ने में गेय विधि में हम गा सकते हैं। लेकिन ये कविता जो कि तुकांत नहीं है, बांध कर है, फिर है पहाड़, तो इस तरीके से इस प्रकार की कविता को हमें समझ कर ज्यादा पढ़ना होता है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले का। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधकार छा गया। बच्चों एक बार पुनः देखिए इसका वाचन। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में बैठा, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज की, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो बच्चों आपने देखा कविता का सस्वर वाचन किस प्रकार से करना है। आप लोग इस कविता को याद कर लीजिएगा। अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी तो आपको कविता लिखने के लिए आ सकती है। तो इसलिए बच्चों कविता को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को कविता का भावार्थ बताने जा रही हूँ बच्चों। आकाश का साफा बांध। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो अगर हम पूछें इसमें प्रसंग क्या है तो होगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता शाम एक किसान से ली गई है। तो हम बताएंगे संदर्भ और प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता शाम एक किसान से ली गई हैं। और इन पंक्तियों में कवि ने जो है पहाड़ तथा अन्य प्राकृतिक दृश्यों की तुलना जो है वो किससे की है? वो किसान से की है। तो आकाश का साफा बांधकर किसान सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो किसान क्या है? किसान रूपी पहाड़। तो जाड़े की शाम में पहाड़ जो है वो कैसे दिखाई पड़ रहा? एक किसान की तरह। तो जाड़े की शाम में पहाड़ जो है वो एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है, किसान के रूप में दिखाई दे रहा है। और किसान के सिर पर क्या है? आकाश। आकाश उस किसान के साफे के समान लग रहा है क्योंकि आकाश में बादल टाइप के हैं और वो बादल जो हैं किसान के साफे के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। तो सिर पर जो आकाश है वो साफे के समान दिखाई पड़ रहा है और सूरज उसके सामने में क्या लग रहा है? एक चिलम के समान, क्योंकि पहाड़ों के पीछे ही सूरज छिपता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लग रहा है कि सूरज जो है वो एक चिलम के समान दिखाई पड़ रहा है और उसे जो है कौन खींच रहा है? ये पहाड़ यानी किसान जो है उसे पी रहा है। बच्चों
चिलम ऐसे टाइप की होती है, हुक्के टाइप की, और इसकी जो ये डंडी होती है वो यहाँ से गुड़गुड़ाते हैं। तो वही है कि चिलम जो है वो खींच रहा है किसान। और चिलम में क्या रखा जाता है? तंबाकू बच्चों। उसमें आग, नीचे कोयले टाइप के रखे जाते हैं और तंबाकू, जिससे लोग यहाँ से पीते हैं तो वो शरीर को गर्म करती है। तो वही दिखा रहे हैं कि सूरज जो है वो चिलम के समान जो है वो दिखाई पड़ रहा है और उसे पहाड़ रूपी किसान पी रहा है। तो ये पहाड़ रूपी किसान जो है वो चिलम को पी रहा है बच्चों। तो वही है कि पहाड़ के रूप में किसान बैठा है, उसके सर पर आकाश रूपी साफा है और वो सूरज को चिलम के समान पीता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे बहने वाली नदी। आप जब भी प्राकृतिक दृश्य चित्र में बनाते हैं तो उसके पास से नदी दिखाते हैं। तो वही बच्चों, पहाड़ पर जो ये नदी बह रही है वो ऐसे लग रही है कि किसान के घुटनों पर जो है सफेद चादर जैसे पड़ी हुई है, क्योंकि जाड़े की शाम में तो किसान क्या करना है, उसने अपने घुटनों पर चादर डाल ली है। तो नीचे बहने वाली नदी ऐसे लग रही है जैसे किसान के घुटनों पर कोई चादर पड़ी है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पास के जंगल में पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और ये जो पलाश के फूलों के पेड़ हैं ये लाल लाल फूलों से युक्त हैं बच्चों। तो ऐसा लग रहा है कि अंगीठी यहाँ पर दहक रही है। तो क्योंकि जाड़ों में हम क्या करते हैं, अपने को गर्म करने के लिए कोयले की अंगीठी जला लेते हैं। तो कोयले जब जलने लगते हैं तो वो लाल लाल दिखाई पड़ते हैं। तो वैसे ही पास के जंगल में जो पलाश के लाल लाल फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसान ने अपनी सर्दी दूर करने के लिए अंगीठी जला रखी हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और अंधकार जो है वो कहाँ बैठा है? पूर्व दिशा में, क्योंकि सूरज पश्चिम दिशा में डूब रहा है। तो अंधकार कहाँ बैठा है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा की ओर से अंधकार बढ़ता जाएगा। तो पूर्व दिशा में किसी भेड़ों के झुंड के समान अंधकार जो बैठा है पूर्व दिशा में, वो भेड़ों के झुंड के समान जो है वो प्रतीत हो रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि पूरी कविता में जो है मानवीकरण किया गया किसान के रूप में। पहाड़ को जो है किसान मान लिया गया है, नदी को चादर मान लिया गया, चादर के समान, और पलाश के जो फूल हैं वो अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। और अंधकार जो है वो भेड़ों के गल्ले सा, भेड़ों के झुंड के समान जो है, गल्ले सा का मतलब है झुंड के समान प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, और बच्चों जहाँ ये सा लगा है यहाँ पर बच्चों क्या है? ये उपमा अलंकार है। और यहाँ पर किसान रूपी पहाड़ है। पहाड़ कैसा है? किसान के रूप में। तो ये रूपक अलंकार है बच्चों। अब अन्य पंक्तियाँ देखेंगे बच्चों। अचानक बोला मोर। अचानक मोर बोला, क्या बोला? जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब क्या है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कवि ने क्या सूरज के डूबने का वर्णन किया है। ठीक है ना, क्योंकि सूरज पहाड़ों के कोने पे आ गया है तो उसके बाद डूब जाएगा। तो सारा वातावरण ऐसा लग रहा था कि शांत था। तभी अचानक क्या हुआ? मोर की आवाज आई। मोर की आवाज आई, ऐसा लगा जैसे किसान को किसी ने आवाज दी हो। किसान को किसी ने आवाज दी हो। क्या आवाज दी हो? सुनते हो। जैसे ही उसने कहा किसी ने कि सुनते हो, तो क्या होगा? किसान उस आवाज को सुनकर उठने लगेगा ना वहां से। तो
वही है। अचानक बोला मोर, अचानक मोर की आवाज आई तो ऐसा लगा कि किसान को किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो। इसमें मतलब बच्चों सुनते हो, सुनकर क्या हुआ, चिलम औंधी धुआं उठा। जैसे ही किसान ने ये आवाज सुनी तो क्या हुआ, सारे दृश्य बदलने लगे। क्यों बदलने लगे? क्योंकि किसान हड़बड़ाकर वहां से उठ गया। जैसे ही उसे आवाज आई सुनते हो तो वो उठ गया तो क्या हुआ, सारे दृश्य बदलने लगते हैं। उठा तो चिलम औंधी हो गई, यानी चिलम पलट गई। अब जब चिलम पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, अंधकार छा गया, धुआं उठा। उसके गिरते ही, चिलम के उल्टी होते ही क्या हुआ, धुआं उठा। वो तो उल्टी हो गई, पलट गई और अंधेरा छा गया, सूरज डूब गया। वो यानी सूरज जो है वो पहाड़ के नीचे अस्त हो गया, पहाड़ के पीछे, और अंधेरा छा गया और चारों ओर अंधकार छा गया, यानी कि रात आ गई और किसान उठकर घर चला गया। सब पुनः शांत हो गया। तो बच्चों देखा आप लोगों ने, ये थी आपकी शाम एक किसान कविता और इसका भावार्थ मैंने आप लोगों को बताया। बच्चों अब मैं इस पाठ के शब्दों के अर्थ आप लोगों को बता रही हूँ और फिर इस पाठ से संबंधित जो है आप लोगों को कुछ प्रश्न दूंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। यदि आपको उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आए तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी बच्चों। तो देख लीजिए बच्चों, इसके बाद इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ वैसे तो मैंने आप लोगों को कविता पढ़ाते हुए समझाए ही हैं, फिर भी बच्चों देख लीजिए। तो बच्चों पहला शब्द जो है कविता में साफा। साफा तो क्या है, आकाश का साफा बांध कर बैठा है पहाड़। साफा का मतलब होता है पगड़ी, क्योंकि किसान लोग अक्सर अपने सर पर पगड़ी बांधते हैं जिससे उनके बाल भी सुरक्षित रहें। धूप में काम करते हैं तो वो अपने बालों की सुरक्षा के लिए सर पर पगड़ी बांधते हैं, या नहीं होती है तो अंगोछा बांध लेते हैं बच्चों उसको पगड़ी बनाकर। फिर दूसरा शब्द है चिलम, जिसमें तंबाकू रखकर जो है आग भरी जाती है, जिससे उसको पीते हैं तो वो बॉडी को, शरीर को गर्म करती है, उसको हुक्का भी कहते हैं बच्चों। दहकना जलना, दहकना जलना। अंधकार अंधेरा। पलाश लाल रंग के फूल। पूर्व पूरब दिशा। गल्ला झुंड या समूह। अचानक एकाएक। औंधी पलट गई या उलट पड़ी। चिमटा इकट्ठा। फिर से देख लीजिए बच्चों, साफा का अर्थ होता है पगड़ी। चिलम जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है या उसे हुक्का भी कहते हैं बच्चों। दहकना और जलना। अंधकार अंधेरा। पलाश लाल रंग के फूल। पूर्व पूरब। गल्ला झुंड या समूह। अचानक एकाएक। औंधी पलट गई, उलट पड़ी। चिमटा इकट्ठा। तो बच्चों ये थे आपके शब्द पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बच्चों। अब आप लोग जो है इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न जो है मैं पूछ रही हूँ, आप उनके उत्तर जो है आप लोग स्वयं लिखेंगे। यदि आप लोगों को उत्तर नहीं आए तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। शाम एक किसान कविता के कवि कौन हैं? तो शाम एक किसान कविता के
कवि कौन है बच्चों? अभी आप लोगों को मैंने कविता पढ़ाते हुए बताया कि इसके कवि कौन है, तो आप लोग उत्तर लिख लेंगे। कवि द्वारा शाम का चित्रण किस रूप में किया गया है? कवि द्वारा शाम का चित्रण किस रूप में किया गया है बच्चों? इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने आप लोगों को बताया बच्चों। कविता में अंगीठी किससे बताया गया है और क्यों? कविता में अंगीठी किससे बताया गया है और क्यों? अंधकार कहाँ सिमटा बैठा है? अंधकार कहाँ सिमटा बैठा है? किसान किस तरह बैठा है? किसान किस तरह बैठा है? तो बच्चों ये 5 प्रश्न हैं। शाम एक किसान कविता के कवि कौन है? कवि द्वारा शाम का चित्रण किस रूप में किया गया है? कविता में अंगीठी किसे बताया गया है और क्यों? अंधकार कहाँ सिमटा बैठा है? किसान किस तरह बैठा है? इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी बच्चों। अब एक बार पुनः मैं कविता का सस्वर वाचन करूंगी और आप लोगों को भावार्थ बताऊंगी बच्चों। तो पुनः देख लीजिए बच्चों।